उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के औपन्यासिक अवदान पर विचार करते हुए हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हैं। भारत का स्वाधीनता संग्राम कब प्रारंभ हुआ, इसको लेकर विचारकों में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की पराधीनता केवल अंग्रेज़ों के समय की 200 वर्ष की नहीं थी। जब से विदेशी इस देश में आए और उन्होंने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया, तभी से प्रतिरोध प्रारंभ हो गया। इसलिए विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध के जितने भी स्वर गत 1000 वर्षों में उठे, उन सभी को हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि भारत भले ही राजनीतिक दृष्टि से पराजित हुआ हो, लेकिन भारतीय मानस ने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। यहाँ पर बाबर को संग्राम सिंह से लोहा लेना पड़ा, अकबर को राणा प्रताप ने चुनौती दी, औरंगजेब को शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की चुनौती का सामना करना पड़ा, और ऐसे ही अंग्रेज़ों के समय में 1857 की क्रांति में असंख्य वीरों ने बलिदान दिए। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात स्वाधीनता संग्राम का एक नया युग प्रारंभ हुआ, जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध चला। इसलिए जब हम स्वतंत्रता संग्राम की परिकल्पना करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये संग्राम केवल कांग्रेस के समय से चलकर 1947 तक का नहीं था, बल्कि ये उतना ही पुराना है जितना पुराना इस देश में पराधीनता का, विदेशियों के सत्ता प्राप्त करने का इतिहास है। मुंशी प्रेमचंद का समय 1880 से 1936 के बीच का है। इस समय में एक और कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और ये संघर्ष मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में, उनके उपन्यासों में पूरी तरह से ध्वनित होता है, लक्षित होता है। लेकिन इसके साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ और उसका वो अमर गीत वंदे मातरम लेकर हजारों स्वतंत्रता सेनानी आगे आए, क्रांति की मशाल लेकर चले, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी। गांधी के शांतिमय आंदोलन के साथ साथ इस देश का क्रांतिकारी आंदोलन भी चलता रहा। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में क्रांतिकारी आंदोलन का चित्रण भी विस्तार से हुआ है। ये बात और है कि मुंशी प्रेमचंद राजनीतिक उपन्यासकार नहीं थे, जैसे कि यशपाल थे। फिर भी वे बहुत सजग लेखक थे, इसलिए उनके समय में जो कुछ भी परिवेश में था, उस सब को समेटकर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। वास्तव में कोई भी कालजयी रचना तभी बनती है जब वह अपने समय के सार को लेकर चले और भविष्य के लिए उस मार्गदर्शक बने। उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में तो हो ही, लेकिन भविष्य में भी वो प्रासंगिक रहे तो वो रचना कालजयी होती है। मुंशी प्रेमचंद ने हमें कालजयी उपन्यास दिए हैं। उनके उपन्यासों में कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि जैसे उपन्यास हैं जो कि विश्व साहित्य के माने जा सकते हैं, के समानांतर माने जा सकते हैं। प्रेमचंद के योगदान को लेकर आलोचकों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात कही है। प्रेमचंद के मूर्धन्य आलोचक कमल किशोर गोयनका जी, जिन्होंने प्रेमचंद के साहित्य का और जीवन का कोना कोना झांका है, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के विषय में क्या कहा है। वो कहते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य
भारत के स्वाधीनता संग्राम का साहित्यिक संस्करण है। अर्थात भारतीय स्वाधीनता संग्राम जिस गति से चल रहा था उसकी पूरी गति को समेटने का कार्य प्रेमचंद ने किया है। वास्तव में प्रेमचंद के निकट स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनैतिक आज़ादी नहीं था। वे चाहते थे कि ये समाज कुरीतियों से मुक्त हो, यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव हो, यहाँ पर समानता हो, दलितों का उद्धार हो और उसके साथ साथ वैचारिक आज़ादी हो। हम वैचारिक औपनिवेशिकता में फंसे ना रहें, हम मौलिक चिंतन कर सकें, तभी हम अपने आप को आज़ाद कह सकते हैं। इसलिए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी मिलकर आज़ादी की परिकल्पना को पूरा करते हैं और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में इन चारों तरह की धारणाओं को, आज़ादी विषयक विचारों को लिया गया है। इसलिए उनका स्वाधीनता संग्राम का चित्रण अपने आप में पूर्ण है, अधूरा नहीं है। प्रेमचंद की राजनीतिक दृष्टि का निर्माण किन अवयवों से हुआ, इस पर विचार करना उचित रहेगा। वास्तव में साहित्यकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विदेशी साहित्यकारों में मैक्सिम गोर्के और टॉल्स्टॉय का प्रभाव उन पर सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो क्रांति की भावना रही, उसको प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में तो कम उठाया है, लेकिन उनकी कहानियों में राजपूत काल और उससे पूर्व की यहाँ की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रकवि भी माने जा सकते हैं और उनकी रचनाओं को लेकर प्रेमचंद ने खूब अध्ययन किया था और इसलिए जो राष्ट्रीयता की परिकल्पना टैगोर की है वह प्रेमचंद के उपन्यासों में लक्षित होती है। मैक्सिम गोर्की, जो कि रूस का बहुत ही सशक्त साहित्यकार था, जिसने माँ जैसा कालजयी उपन्यास लिखा और रूसी क्रांति के वाहकों में से एक था, उसका प्रभाव भी मुंशी प्रेमचंद के लेखन पर रहा। इस प्रकार साहित्यकारों में देशी विदेशी अनेक साहित्यकारों ने प्रेमचंद की राजनैतिक दृष्टि के निर्माण में सहायता की। जहाँ तक नेताओं का प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर गर्म दल और नरम दल दोनों थे। गर्म दल के लोग बंकिम चंद्र के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे, रिवाइवलिज्म को लेकर चल रहे थे और वो भारत के स्वर्णिम अतीत को आगे लाना चाहते थे। प्रेमचंद के आदर्श तिलक हैं, गोखले नहीं हैं, क्योंकि गोखले मूलतः नरम दल के थे और उनका लक्ष्य था अंग्रेज़ों को मनाकर, अंग्रेज़ों के सामने प्रार्थना करके अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेना। इसलिए मुंशी प्रेमचंद पर गर्म दल के प्रभाव के कारण ही क्रांतिकारियों की विचारधारा का प्रभाव भी रहा। इसके साथ साथ विदेशों में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो 1917 की रूसी क्रांति थी। रूसी क्रांति का प्रभाव साम्यवाद के रूप में पूरे विश्व पर पड़ा। मुंशी प्रेमचंद अपने मित्र जयप्रकाश निगम जी को लिखते हैं कि मैं लगभग बोल्शेविक हो गया हूँ, अर्थात साम्यवादी विचारों का पक्षधर हो गया हूँ, क्योंकि वो समानता लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ उनका मोहभंग हुआ और उन्हें लगने लगा कि साम्यवादी विचार भी बहुत ज़्यादा
साम्राज्यवादी है और अगर राष्ट्रवाद हानिकारक हो सकता है तो साम्यवाद उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार प्रेमचंद प्रारंभिक अवस्था में प्रशंसक रहे साम्यवाद के और साम्यवादी विचारधारा के, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने साम्यवाद को अधिक स्थान अपने उपन्यासों में नहीं दिया, प्रायः उसकी आलोचना अधिक की है, समर्थन बहुत कम किया है। तो इस दृष्टि से प्रेमचंद की जो राजनैतिक दृष्टि है उसके निर्माण में बहुत सी बातों का प्रभाव रहा है। जो कांग्रेस के आंदोलन चले उनका प्रभाव सबसे अधिक था। 1921 में गांधी जी को उन्होंने पहली बार गोरखपुर में सुना और सुनने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांधीवादी आंदोलनों में भाग लेने लगे। लेकिन गांधी की हृदय परिवर्तन की विचारधारा को वो स्वीकार करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, क्योंकि गांधी के सारे विचारों का समर्थन मैं नहीं कर सकता। वो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, लेकिन टॉलस्टॉय ईश्वरवादी थे, प्रेमचंद ईश्वरवादी नहीं थे और ना ही वो कर्मकांडों में विश्वास करते थे। इस नाते से वो टॉलस्टॉय की प्रेम की भावना को स्वीकार करते थे, लेकिन वो पूरी तरह टॉलस्टॉय के भक्त थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुंशी प्रेमचंद की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण विभिन्न घटनाओं से हुआ जो कि इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में घटित हुई। समय समय पर यहाँ बहुत सारे आंदोलन कांग्रेस ने किए, जिनमें नमक सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, 1942 तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले गांधी से भी पहले मुंशी प्रेमचंद समाज सुधार की बातें कर रहे थे, जो कि बाद में गांधी जी ने अपने कार्यक्रमों में ली। और इस अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य गांधी का अनेक अर्थों में पथ प्रदर्शक भी रहा है, केवल उसका पिछलग्गू नहीं रहा। तो इस नाते भी मुंशी प्रेमचंद की राजनीतिक विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी विचारधारा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। कमल किशोर गोयनका बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि प्रेमचंद की साहित्य यात्रा राष्ट्र प्रेम से प्रारंभ हुई और वहीं समाप्त हुई, अर्थात उनका पूरा साहित्य राष्ट्र प्रेम का साहित्य है। वो ये भी कहते हैं प्रेमचंद साहित्य में देश प्रेम, दास्ता से मुक्ति, स्वराज्य कामना, भारतीय आत्मा की रक्षा और भारत के समतामूलक कल्याणकारी स्वतंत्र देश के रूप में विकसित करने की भावना है। वास्तव में उनका जो पहला कहानी संग्रह सोजे वतन आया, उसमें उनकी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सरकारी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति सोजे वतन जैसी पुस्तक लिखता है, कहानी संग्रह प्रकाशित करता है, जिससे अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह की, बगावत की बू आती है। वो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई थी। तब से 1936 तक जो भी साहित्य प्रेमचंद ने लिखा वो सारा का सारा राष्ट्र को समर्पित है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जमाना में, जागरण में, हंस में, मर्यादा में, यहाँ तक कि सरस्वती पत्रिका में भी अनेक लेख लिखे, जिसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वकालत की गई, उसका पक्ष लिया गया और उसे मजबूत करने के लिए आग्रह किया गया। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, लेकिन वे महात्मा गांधी प्रेमचंद के लिए आदर्श नायक नहीं थे, क्योंकि वे, उनका मानना था कि राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति भी आवश्यक है। स्वाधीनता आंदोलन पर मुंशी प्रेमचंद ने बहुत विस्तार से लिखा है।
1921 में प्रेमचंद ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक समरसता पर विचार करते समय लिखा था, हिंदू मुस्लिम एकता का मसला निहायत नाजुक है और अगर एहतियात और धीरज और रवादारी से काम ना लिया गया तो वह स्वराज्य के आंदोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। कहने का भाव यह है कि मुंशी प्रेमचंद ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए दंगों को लेकर जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक लेख लिखा, मनुष्यता का अकाल, 1923 में, जिसमें दंगों में मानवता की हत्या या मृत्यु की समस्या को उठाया गया। वास्तव में जो सांप्रदायिकता का प्रश्न है उसको लेकर नामवर सिंह जी का विचार थोड़ा भिन्न है। नामवर सिंह हिंदी के प्रख्यात आलोचक रहे हैं, विचारक रहे हैं। उनका ये मानना था कि सांप्रदायिकता के लिए भारत की दक्षिणपंथी विचारधारा महत्वपूर्ण है, वही इसके लिए जिम्मेवार है। जबकि मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने एक लेख लिखा जिसमें ये स्पष्ट किया कि इसके लिए हम सब जिम्मेवार हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मुस्लिम सांप्रदायिकता इसके लिए जिम्मेवार रही है। अमृत राय का विरोध नामवर सिंह जी ने करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वास्तव में सांप्रदायिकता के लिए केवल दक्षिणपंथी, अर्थात जब से जनसंघ अथवा उससे संबंधित संस्थाएं बहुत सशक्त हुईं तब से सांप्रदायिकता बढ़ी है। नामवर सिंह अपनी वामपंथी चेतना के अनुरूप दक्षिण पंथ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन अमृत राय ने जो प्रश्न उठाए हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे ये स्पष्ट करते हैं कि दंगों की शुरुआत प्रायः मुस्लिम समाज की ओर से होती रही है। सांप्रदायिकता के प्रश्न पर अमृत राय का कथन ये है कि प्रेमचंद अपने आप को कट्टर हिंदू नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि वे तो अपने आप को नाम मात्र का हिंदू ही मानते थे। इस पर नामवर सिंह लिखते हैं, गनीमत है उन्होंने अपने को नाम से हिंदू होना स्वीकार तो किया। शूद्र तो नाम से भी हिंदू नहीं, वरना उनकी सूची में उनका नाम तो होता। क्या यह भूल आकस्मिक है? एक और बढ़ती हुई मुस्लिम सांप्रदायिकता पर चोट करने की उतावली और दूसरी ओर स्वर्ण हिंदू का बद्धमूल संस्कार, यह चमत्कार श्री अमृत राय ही कर सकते हैं। ये जो व्यंग्यात्मक लहजा है नामवर सिंह जी का, अमृत राय का कहना यह है कि हिंदू समाज इतनी जातियों में, इतने संप्रदायों में बंटा हुआ है कि वो बहुसंख्यक नाम मात्र को है और कट्टरता उस समाज में प्रायः नहीं है। लेकिन नामवर जी उनके स्तर को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब जनसंघ एक अच्छी खासी राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तथा जनसंघ की छाया में आरएसएस के अपने सैनिक कार्यों के विस्तार के लिए काफ़ी सुविधाएं उसे प्राप्त हो गईं। मुंशी प्रेमचंद सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाना चाहते थे और उसके लिए दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना चाहते थे और प्रायः वो हिंदुओं को अधिक दोष देते थे क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक थे और मानते थे कि ये उनका दायित्व है कि वो सबको साथ लेकर चलें। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में सांप्रदायिकता की ओर संकेत किया है और उनके अन्य उपन्यासों में भी सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत प्रायः की गई है। 1934 में जागरण में उन्होंने एक लेख लिखा था, सांप्रदायिकता और संस्कृति।
उनका मानना था कि प्रायः सांप्रदायिक लोग संस्कृति की दुहाई देकर अपनी सांप्रदायिकता को छुपाते हैं और इसका चित्रण उनके प्रारंभिक उपन्यासों में, विशेषकर प्रतिज्ञा में और वरदान में तथा सेवा सदन में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने राजनीतिक विचार प्रकाशित किए और अपने समय की राजनीति को ध्वनित भी किया और उसका मार्गदर्शन भी करने का प्रयास किया। 3 फरवरी 1929 को साइमन कमीशन इस देश में आया था। लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया था, उन पर लाठियां बरसाई गईं और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने इस अत्याचार को देखकर कहा था, यहाँ भी रूस की सी शक्तियाँ आएंगी और बड़ों को मार मार कर दुरुस्त कर देंगी। अर्थात उन्हें आशा थी कि इस देश में क्रांति होगी और अंग्रेज़ों का राज्य समाप्त होगा। इसके साथ ही 24 मार्च को जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी हो गई तो उन्होंने इसके विरोध में अनेक लेख लिखे। यहीं से उन्होंने महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवाद पर प्रहार करना शुरू किया। महात्मा गांधी के आंदोलनों को लेकर हंस में उन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की। 1930 में आज़ादी की लड़ाई शीर्षक से लेख लिखा और गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। सांप्रदायिक दंगों पर सरकार निष्क्रिय रही, इसलिए मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, सरकार अगर आंखें बंद रखना चाहती है तो रखे, पर उसके आंखें बंद कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल जाएगी। देश अपनी किस्मत का मालिक आप बनना चाहता है, उसकी कीमत अदा करने का उसने निर्णय कर लिया है। इसी प्रकार 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों के ऊपर उन्होंने सरकार पर प्रश्न उठाया और पूछा था कि सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी है। 1932 में हंस में ही उन्होंने दमन की सीमा नामक एक बहुत ही ओजस्वी लेख लिखा और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपना मत देते हुए कहा कि अंग्रेज राज्य सर्वाधिक दमनकारी है। इसी तरह से वैचारिक आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए 1931 में उन्होंने मानसिक पराधीनता नामक लेख हंस में लिखा जनवरी में, और अप्रैल में उसी वर्ष राष्ट्रीय कार्यों में गुलामी यह शीर्षक लिखकर जो राष्ट्रवादी विचारक थे उन्हें अंग्रेज़ों की वैचारिक गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा दी। 1931 के दिसंबर में अंग्रेजी भाषा का रोग नामक लेख लिखकर उन्होंने अंग्रेजी को वैचारिक गुलामी का आधार माना और उससे मुक्त होने की बात कही। 1931 में ही उनका एक और लेख कांग्रेस जिंदाबाद आया, जो कि गांधी इरविन समझौते के पश्चात सामने आया था। ये बात और है कि मुंशी प्रेमचंद निरंतर कांग्रेस के पक्ष में भी लिखते रहे, क्योंकि जहां उन्हें लगा कि कांग्रेस राष्ट्रहित में कार्य कर रही है वो उनके सारे आंदोलनों का समर्थन करते हैं, लेकिन जहां पर उन्हें लगता है कि कांग्रेस अपने मार्ग से भटक गई है तो वो उसका विरोध करने में भी नहीं सुखचाते। इसलिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन सरकार का अथवा किसी राजनीतिक दल का मुखपत्र बनने से इनकार किया। वो निर्भीक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपनी हैसियत बनाना चाहते थे और उसी रूप में उन्होंने कार्य किया। यहाँ तक कि 1929 में उन्हें सरकार की ओर से राय बहादुर का पद देने की खिताब देने की बात की गई और उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। कहने का भाव ये है कि मुंशी प्रेमचंद लेखक बने रहना चाहते थे और लेखक के रूप में ही अपना स्थान इस देश में साहित्य में देखते थे। रंगभूमि उपन्यास जो है उनका, ये बहुत
महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये बात और है कि दलित अकादमी ने इस उपन्यास को दलित विरोधी कहकर इसकी प्रतियां जलाने का कार्य भी किया था, लेकिन रंगभूमि वह उपन्यास है जो कि साम्राज्यवाद विरोधी है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक बूढ़े, कृषकाय और प्राय साधनहीन भिखारी के रूप में जी रहे सूरदास का संघर्ष है। सूरदास को पुश्तैनी 10 बीघे जमीन मिली है, लेकिन वह उसे अपने लिए प्रयुक्त नहीं करता। गांव के लिए, गायों के लिए उसने चरागाह के रूप में उस ज़मीन को छोड़ा है। उस ज़मीन को एक उद्योगपति हथियाना चाहता है। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि उस वृद्ध का, उस साधनहीन कमज़ोर व्यक्ति का संघर्ष वास्तव में महात्मा गांधी का सा संघर्ष है, जो कि शांतिपूर्ण उपायों से आने वाली पूंजीवादी शक्तियों से लड़ना चाहता है। बनारस के निकट पांडेपुर गांव में बैठा सूरदास संघर्ष करता है। आलोचक चमनलाल लिखते हैं, रंगभूमि उपन्यास पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान में आती है वह है इस उपन्यास में व्यक्त प्रबल राष्ट्रीय चेतना। पूरा उपन्यास जैसे राष्ट्रीय सम्मान और अस्मिता की भावना से ओतप्रोत है। वास्तव में इस उपन्यास में प्रेमचंद ने राष्ट्र के विरोध में और राष्ट्र के पक्ष में खड़ी होने वाली शक्तियों को चिन्हित किया है। रामविलास शर्मा स्पष्ट कहते हैं कि यह उपन्यास सामंत और साम्राज्यवाद विरोधी है। जो शक्तियां स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में लड़ रही हैं वे पैसे वाले लोग नहीं हैं, वो साधन संपन्न लोग नहीं हैं। गरीब और मेहनतकश जनता है, बूढ़ा भिखारी सूरदास है, बनारस शहर के कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं जो कि साथ देते हैं, जिनमें विनय, सोफिया, इंद्रदत्त और रानी जाह्नवी जैसे पात्र हैं। लेकिन जो शक्तियाँ देश की आज़ादी के विरोध में खड़ी हैं वो कम शक्तिशाली नहीं हैं। उनमें सामंत हैं, उनमें पूंजीपति जॉन सेवक हैं, उनमें राजा महेंद्रनाथ हैं। ये सब भारतीयता के शत्रु के रूप में हमारे सामने आते हैं। पूंजीवादी जॉन सेवक के साथ मिलकर ये उस निहत्थे निर्धन की भूमि को हथिया लेते हैं और वहाँ पर अंततः सिगरेट का कारखाना बन जाता है। लेकिन सूरदास का संघर्ष समाप्त नहीं होता। वो सत्याग्रह करता है, अंततः गोली चलती है और उसमें वो मारा जाता है। लेकिन मृत्यु के क्षणों में भी वो निराश नहीं है। वो कहता है कि ये जीवन तो रंगभूमि है, खेल का मैदान है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हम फिर उठेंगे, फिर तैयारी करेंगे और फिर लड़ेंगे। ये वास्तव में गांधी के आंदोलनों की गूंज इसमें है। अनेक आंदोलन सफल नहीं हुए, लेकिन गांधी ने हार नहीं मानी। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास गांधी का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन को लेकर रंगभूमि उपन्यास एक पूरे साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ाई लड़ने का उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है। इसके साथ ही दलितोद्धार इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा प्रेमचंद मानते थे। वास्तव में दलित शब्द जो है वो गांधी जी के समय में हरिजन के रूप में प्रयोग होता था। दलितोद्धार की भावना मुंशी प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की है। मंदिर प्रवेश का प्रश्न दलितों के लिए धार्मिक ही प्रश्न नहीं था, वो उनकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न था। इसलिए जब गांव के लोग अमरकांत
के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं और उसे ब्राह्मण पुजारी अंदर नहीं जाने देता, तो शांति कुमार जो कि उनके साथ उनका पथ प्रदर्शन कर रहा है, कहता है, वाह रे ईश्वर के भक्तों, वाह क्या कहना है तुम्हारी भक्ति का। जो जितने जूते मारेगा भगवान उस पर उतने प्रसन्न होंगे, उसे चारों पदार्थ मिल जाएंगे, सीधे स्वर्ग से विमान आ जाएगा। मगर अब चाहे जितना मारो धर्म तो नष्ट हो ही गया। अर्थात दलित जो हैं मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ पर संघर्ष होता है, बहुत से लोगों को चोट आती है, घायल होते हैं, लेकिन मंदिर प्रवेश का कार्य जो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, उसकी ध्वनि इस उपन्यास में कर्मभूमि में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद शांति कुमार के शब्दों में कह रहे हैं, क्या तुम ईश्वर के घर से गुलामी करने का वीड़ा लेकर आए हो? तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं है। तुम समाज की बुनियाद हो, तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसी अनीति इस अभागे देश के सिवा और कहाँ हो सकती है? क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? एक आवाज़ आई, पर हम कर क्या सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद का कहना है, संगठन और सद्भाव दोनों को लेकर अगर चलेंगे तो तथाकथित दलित समाज का उद्धार संभव है। वे भी आत्मनिर्भर होकर एक सशक्त नागरिक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। धन्यवाद।